नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। 4 और भर्ती घपलों की जांच में बदलाव का फैसला, जज की निगरानी में सारे घपलों की जांच। उत्तराखंड की महिलाओं के 36 आरक्षण अध्यादेश को हाईकोर्ट में चुनौती। हल्द्वानी और रुद्रपुर में 5G सेवा आज से होगी शुरू। मनरेगा ऑनलाइन हाजिरी से 2 लाख से छीना काम। कुंभ में सेफ्टी टैंक ढुलाई के नाम पर घपला। कुछ लोग नहीं होना देना चाहते भर्ती परीक्षाएं दामी। ईएसआई से हटाए गए सैकड़ों कर्मचारी बहाल। मंत्रियों को दो एशियाड का अधिकार। निकाय के चुनाव मौजूदा परिसीमन पर ही होंगे। मास्टर प्लान में गोलापार हल्दू चौड़ से भाखड़ा तक। बागनाथ मंदिर का प्रसाद योजना से होगा सौंदर्यीकरण। 3 विभागों के अनदेखी से सड़कें खस्ताहाल। सीबीएसई परीक्षाएं आज से शुरू। उत्तराखंड में छात्रों के मुकाबले 13,875 कम छात्राएं। मैदान पर समायोजन पर जांच शुरू। फूड लाइसेंस के लिए अब एडवांस फीस नहीं। पुलिस बेरोजगारों पर धारा 307 बढ़ाने पर अड़ी। 4 धाम यात्रा 5% होगी महंगी। लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती परीक्षा के साथ ही एसआईटी और एसटीएफ को सौंपी गई दूसरी भर्तियों की जांच भी हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होगी। इससे पूर्व 10 फरवरी को जारी शासकीय बयान में सिर्फ लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती की जांच की हाईकोर्ट के जज की निगरानी में की जाने की जानकारी दी गई थी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि एसआईटी एसटीएफ की जांच जितनी भी भर्तियों की जांच सौंपी गई उन सभी की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होगी। इस तरह हाईकोर्ट की निगरानी का दायरा बढ़ जाएगा। शैलेश बगोली ने बताया कि जज नामित करने के लिए हाईकोर्ट से पत्राचार चल रहा है। एसीएस रतूड़ी ने कहा कि आंदोलनरत अभ्यर्थियों के सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण संवाद से हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार युवाओं के सख्त नकल विरोधी कानून की सबसे बड़ी मांग को पहले ही मान चुकी है। उन्होंने कहा कि यह कानून सिर्फ राज्य सरकार के अधीन सरकारी भर्ती पर लागू होगा। शैलेश बगोली ने बताया कि उक्त कानून 11 फरवरी से लागू हुआ है। भले ही इससे पूर्व आयोजित हुई परीक्षाओं के आगामी चरणों में यह गड़बड़ी सामने आती है तो उन पर परीक्षाओं पर भी यह कानून लागू होगा। इस अवसर पर एडीजी बी मुरुगेशन, अपर सचिव जगदीश चंद कांडपाल भी मौजूद रहे। उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% 36 आरक्षण देने संबंधी पारित किए गए अधिनियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी, न्यायमूर्ति न्यायाधीश रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के बाद राज्य सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही यह भी कहा कि पीसीएस परीक्षा का परिणाम इस याचिका के अंतिम फैसले के अधीन होगा। अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। यूपी निवासी आलिया ने उत्तराखंड सरकार की ओर से पारित किए गए अधिनियम को चुनौती देते हुए याचिका में कहा कि वह उत्तराखंड की स्थायी निवासी नहीं है। उत्तराखंड पर अपर पीसीएस परीक्षा 2021 में गड़बड़ उत्तराखंड के अभ्यर्थियों से अधिक अंक लाने के बाद वह छात्र मात्र इसलिए अनुत्तीर्ण हो गई क्योंकि 24 जुलाई 2006 के सरकारी आदेश के माध्यम से उत्तराखंड महिला वर्ग को मूल निवास आधारित आरक्षण प्रदान किया गया। इस आरक्षण से संबंधित शासनादेश में 24 अगस्त 2022 को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद याचिकाकर्ता का पीसीएस प्री में चयन हुआ है, लेकिन राज्य सरकार की बीती 10 जनवरी राज्य के महिलाओं को 36 आरक्षण देने का अध्यादेश पारित कर दिया। मनरेगा में मजदूरी करने वालों की ऑनलाइन हाजिरी के आदेश ने उत्तराखंड में करीब 2 लाख लोगों से काम छीन लिया है। पर्वतीय इलाकों में नेटवर्क की दिक्कत के चलते ऑनलाइन हाजिरी लगा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्षेत्रों के लोगों को काम नहीं मिल पा रहा। राज्य में विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। इसे देखते हुए उत्तराखंड ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ने भी केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को पत्र भेजा है। केंद्र सरकार का ऑनलाइन उपस्थिति का आदेश बीती 1 जनवरी से लागू हो चुका है, जिसके बाद से पहाड़ के ज़्यादातर मजदूर बेरोजगार हो गए। ग्राम विकास विभाग के अनुसार उत्तराखंड में 12,19,000 मनरेगा मजदूर है, जिनमें 70 सक्रिय कार्ड धारक हैं। इनमें से 4,53,000 महिलाएं और 3,97,000 पुरुष हैं। दिसंबर 2022 में राज्य में 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने योजना के तहत काम किया। वही जिनमें ऑनलाइन हाजिरी का काम नियम लागू होने के बाद महज 2,18,348 मजदूरों को ही रोजगार मिल पाया। पिथौरा के ग्राम खतेड़ा निवासी सुमित भट्ट ने सीडीएस परीक्षा ऑनलाइन इंडिया सेकंड रैंक के साथ उत्तीर्ण किए। सुमित की इस उपलब्धि में सीमांत से उसके स्कूल जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी में खुशी की लहर है। पूर्व सैनिक रहे स्वर्गीय बसंत बल्लभ भट्ट के पुत्र सुमित ने वर्ष 2022 में सीडीएस की परीक्षा दी थी। इस परीक्षा का परिणाम पिछले दिनों आया है, जिसमें सुमित ने मेरिट में पूरे देश में द्वितीय स्थान हासिल करते हुए परीक्षा उत्तीर्ण की। अब
हिंदुस्तान अखबार से बातचीत में सुमित ने सीडीएस परीक्षा में ऑन इंडिया सेकंड रैंकिंग की मेरिट लिस्ट भी दिखाई। सुमित के पिता स्वर्गीय बसंत बल्लभ भट्ट सेना में कार्यरत हैं। माता दीपा भट्ट सेना की आशा किरण में कार्यरत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती परीक्षाओं में कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि 5 साल में कोई परीक्षा न हो, लेकिन ऐसे लोगों के मंसूबे सफल नहीं होने देंगे क्योंकि वह नौजवान के भविष्य का मामला है। सीएम ने यह बात हरिद्वार में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कही। मंगलवार को हरिद्वार पहुंचे सीएम ने जगत गुरु आश्रम में शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम से आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम ने पत्रकारों से कहा कि जो छात्र चाहते थे कि वो सब कर दिया। अभी 1.3 लाख अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा में भाग लिया। आगे भी कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं करवाई जाएंगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को कुछ लोगों की मनगढ़ंत बातों में नहीं आना चाहिए। सीएम ने कहा कि जो लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, कानून अपना काम करेगा। इस मौके में भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप गोयल, जिला महामंत्री अंशु चौधरी, आशुतोष शर्मा, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बल्लभ भुल्लर, पूर्व मेयर मनोज गर्ग, एसडीएम सदर पूर्ण सिंह राणा, जगत गुरु आश्रम के प्रबंध नारायण शाश्वत आदि मौजूद रहे। देहरादून इस बार नगर निकाय चुनाव 2018 में निर्धारित वार्ड परिसीमन के आधार पर ही होंगे। श्रीनगर और कालाडूंगी को छोड़ किसी भी दूसरे निकाय में परिसीमन नहीं होगा। इन 2 निकायों को छोड़कर शेष निकायों में परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जल्दी जारी की जा सकती है। उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले नवंबर में निकाय चुनाव कराए जाने हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी विकास विभाग से 15 फरवरी तक वार्डों का परिसीमन करने के लिए कहा है। इस शहर में शहरी विकास ने सभी नगर निकायों से डीएम के जरिए परिसीमन का प्रस्ताव देने के लिए कहा है। नगर निगम कालाडूंगी को छोड़कर दूसरे किसी भी निकाय ने अपना प्रस्ताव नहीं भेजा। इस वजह से शहरी विकास 95 नगर निकायों में मौजूदा परिसीमन पर चुनाव की अंतिम अधिसूचना जारी करने की तैयारी में निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 28 फरवरी तक का समय मांगा है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम करे कर्मचारियों की सेवाएं बहाल कर दी गई है। 30 जनवरी को ईएसआई के उपनल पीआरडीओ आउटसोर्स वाले 112 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। सीधी भर्ती के पदों पर तैनात इन आउटसोर्स कर्मियों की सेवा विस्तार को मंजूरी नहीं दिए जाने के कारण संकट खड़ा हो गया था। 6 जिलों के 30 डिस्पेंसरी ही नहीं, निदेशालय तक में काम पर असर पड़ा। इस पर निदेशालय ने शासन से पुनर्विचार का अनुरोध किया था। सचिव श्रम आर मीनाक्षी सुंदरम के निर्देश पर संशोधित आदेश जारी किया गया। अनुसचिव शिव विभूति रंजन ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा बहाली के आदेश जारी किए। इस आदेश में सिर्फ साफ किया गया कि 31 मार्च 2023 आउटसोर्स एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। एजेंसी का चयन होने तक उपनल पीआरडी और दैनिक वेतन कर्मचारियों की सेवाएं बहाल की गई हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि राज्य में नौकरशाहों के एशिया लिखने का अधिकार मंत्रियों को मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत अधिकारियों का फंक्शनल मर्जर किए जाने का मुद्दा भी वे जल्दी कैबिनेट में उठाएंगे। मंगलवार को अपने आवास में मीडिया से बातचीत में महाराज ने कहा कि यूपी, दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों में मंत्रियों को नौकरशाही के लिए एशिया लिखने का हक है, तो यह उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता। सुबह के मंत्रियों को यह अधिकार मिलने के बाद नौकरशाह मनमानी नहीं कर सकेंगे। बीपी वीडियो का फंक्शनल मर्जर कराने से पहले नौकरशाही ने मंत्रियों को विश्वास में नहीं लिया। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी और सहकारिता मंत्री धन सिंह तक ने पूछा नहीं गया। हालांकि उनके ऐतराज के बाद सीएम यह फैसला स्थगित कर चुके हैं, लेकिन वो कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को सुधारने के सूर्याधार झील में ज़्यादा बजट में महाराज ने यही कहा कि अभी जांच चल रही है। हल्द्वानी 1 सप्ताह के भीतर हल्द्वानी शहर का मास्टर प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। नियोजन विभाग इसे तैयार करने में जुटा। नए प्लान में शहर से लगे गांव की संख्या 56 से बढ़ाकर 137 हो जाएगी, जिसमें गोलापार और हल्दू चौड़ से लेकर भाखड़ा पुल तक का क्षेत्र शामिल किया जाएगा। वर्ष 2041 की आबादी के मुताबिक तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान को कमिश्नर की अध्यक्षता में होने वाली जिला विकास प्राधिकरण की बैठक में मंजूरी दी जाएगी। पहले बने शहर के मास्टर प्लान में केवल विनियमित क्षेत्र के 56 गाँव को शामिल किया गया। नए प्लान में गोलापार के पूरे क्षेत्र समेत हल्दू चौड़ से लेकर भाखड़ा पुल तक के क्षेत्र को शामिल किया गया। अब तक मास्टर प्लान के लिए बेस मैप तैयार किया जा चुका। अब इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। 1 सप्ताह के भीतर इसके तैयार हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर की मौजूदगी में जन सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद डीडीए की बैठक में इस पर चर्चा कर महायोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद मंजूरी को शासन को भेजा जाएगा, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक में अंतिम मंजूरी दी जाएगी। बागेश्वर समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने जिला योजना की वर्चुअल समीक्षा की। मार्च से पूर्व कार्यों में प्रगति लाकर 100% धनराशि व्यय करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश डीएम को दिए। सभी अधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करें। दास ने बताया कि प्रसाद योजना के तहत बागनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार होगा, जिसके लिए 49 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई, जिसकी डीपीआर बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
कैबिनेट मंत्री रामदास ने सड़क वन भूमि प्रस्ताव और लंबित मुआवजे प्रकरण को प्राथमिकता से निस्तारित करने को कहा है। उन्होंने प्रसाद योजना के अंतर्गत नुमाई खेत, रामलीला भवन, गोमती पुल से सौदा स्थल तक पैदल मार्ग व बागनाथ की ओर जाने वाले पैदल मार्ग का चौड़ीकरण भी डीपीआर में रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को गोड वैली योजना में त्वरित कार्य करने, उद्यान अधिकारी को कीवी, सेब, बेमौसमी सब्जी के साथ ही मशरूम उत्पादन के भी निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी शहर की सड़कें जर्जर हालत में, इसे गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। कई सड़कें ऐसी हैं जो महीनों से उखड़ी हुई हैं। जिम्मेदार विभागों ने इनकी मरम्मत कराने की जहमत तक नहीं उठाई। निगम, लोक निर्माण विभाग और जल निगम की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। व्यापारियों ने लालकुआ में गोला रोड पर बन रहे फ्लाईओवर से हो रहे नुकसान से मंडलायुक्त दीपक रावत को अवगत कराया। इस पर मंडलायुक्त ने लोक निर्माण को व्यापारियों का नुकसान बचाते हुए फ्लाईओवर का निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। जनता दरबार में मंडलायुक्त से मिलने वालों में व्यापार मंडल अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट, हरीश बसोती, शेखर जोशी, राधेश्याम, संजय जोशी और प्रेमनाथ पंडित आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंगलवार को रानी बाग स्थित हिमालयन सोसाइटी फॉर हेरिटेज आर्ट कन्वर्जेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कुमाऊं में धरोहर को संरक्षित किया जाएगा। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को प्रशासन हर संभव मदद करेगा। मंडलायुक्त रावत ने बताया कि 1874 ब्रिटिशकालीन कुमाऊं व गढ़वाल का मानचित्र, नैनीताल शहर के वर्ष 1899 के मानचित्र के साथ ही जनपद अल्मोड़ा का वर्ष 1965 के मानचित्र काफ़ी जीर्णोशीर्ण अवस्था में कमिश्नरी में रखे गए थे। ब्रिटिशकालीन मानचित्रों का हिम्सा रानी बाग में रिस्टोर को भेजा गया है। हिम्सा द्वारा उन मानचित्रों को रिस्टोर किया गया है। कहा कि रिकॉर्ड और मानचित्र रिसर्च में मददगार साबित होंगे। इस अवसर पर हिम्सा के सिद्धार्थ व आशीष शाह मौजूद रहे। हल्द्वानी देश भर में आज बुधवार से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। उत्तराखंड के 13 जिलों में 1.18 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा बोर्ड में बैठेंगे। अलग अलग स्कूलों में 300 परीक्षा केंद्र बनाए गए। प्रदेश में इस बार दोनों कक्षाओं में लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले 13,875 कम है। नकल और किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए सभी केंद्रों में निगरानी सीसीटीवी से की जाएगी। बता दें कि 2020 और 21 में कोरोना से जूझने के बाद 2022 में सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं को टर्म 1 और टर्म 2 के आधार पर कराया था। करीब 3 साल बाद परीक्षाएं अपने पुराने पैटर्न के अनुसार ही होंगी। बोर्ड की ओर से मिली सूचना के अनुसार उत्तराखंड में इस बार हाईकोर्ट बोर्ड परीक्षा के लिए 58,099 परीक्षार्थी पंजीकृत है, जिसमें 33,326 छात्र और 24,472 छात्र हैं। वहीं इंटर के लिए 60,209 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें 34,500 छात्र और 29,179 छात्राएं शामिल हैं। नैनीताल जिले में पिछले साल किए गए शिक्षकों के समायोजन पर विभागीय जांच शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल ने पूर्व में की जांच में सभी शिक्षकों के समायोजन नियम विरुद्ध पाए गए थे। सीईओ को मिले लिखित निर्देशों के क्रम में विभाग ने 72 शिक्षकों की फाइलें खंगालनी शुरू कर दी। जिले में मई 2022 से नवंबर 2022 तक अलग अलग चरणों में बेसिक शिक्षकों का समायोजन किया, यानी पर्वतीय क्षेत्र के स्कूलों में तैनात कई शिक्षकों को हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल, कालाडूंगी शहरों के स्कूलों में तैनात प्रदान किए गए, जिसमें प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के सहायक अध्यापक और सहायक प्रधानाध्यापक शामिल है। शिक्षकों के एक धड़े ने इस समायोजन को अधिकारी को मनमानी करार देते हुए विरोध किया। मामला निर्देशालय तक पहुंचा तो संबंधित अधिकारी का तबादला दूसरे प्रभाग में कर दिया गया, जिसके बाद कुल निर्देशक ने भीमताल सीईओ कार्यालय पहुंचकर मामले की जांच की। सीईओ केएस रावत ने बताया कि जांच में निर्देशक ने सभी समायोजन नियम विरुद्ध पाए निर्देश देकर संबंधित शिक्षकों को सुनवाई करने और नियम विरुद्ध समायोजन पाए शिक्षकों का नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। बताया मंगलवार को भीमताल कार्यालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। 16 और 17 फरवरी को समायोजित शिक्षकों को भीमताल कार्यालय पहुंचकर अपने पक्ष रखने को कहा गया। यदि कोई भी शिक्षक स्पष्ट कारण नहीं बता पाता तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्राथमिक शिक्षक समायोजन को सही ठहरा रहे हैं। 0 या कम छात्र संख्या वाले स्कूलों और बंद हो चुके स्कूलों में तैनात शिक्षकों को ही अन्य स्कूलों में जरूरत के अनुसार तैनात किया गया है। इसमें कुछ गलत नहीं है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने फूड लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव कर दिया। खाद्य कारोबारियों को अब फूड लाइसेंस को एडवांस फीस नहीं चुकानी होगी। आवेदन के दौरान सिर्फ टोकन मनी दी जाएगी और लाइसेंस बन जाने के बाद पूरी फीस जमा कराई जाएगी। फूड लाइसेंस बनाने के लिए अभी तक कारोबारियों को आवेदन के दौरान पूरी फीस चुकानी होती थी। यह 1,000 से 5,000 रुपये तक तय की गई थी।
कई बार आवेदन के बाद दस्तावेजों में कमी या तकनीकी खामी पर लाइसेंस जारी नहीं हो पाता था। कारोबारियों के पैसे भी वापस नहीं होते थे। ऐसे में लोगों को व्यवस्था से अधिक नुकसान हो रहा था। लेकिन अब केंद्र ने नियमों में बदलाव कर कारोबारियों को बड़ी राहत दी। खाद्य और औषधि विभाग के उपायुक्त जीसी कांडपाल ने बताया कि कारोबारी किसी भी खाद्य लाइसेंस को आवेदन के समय सिर्फ 1,000 रुपये जमा करेंगे और शेष फीस लाइसेंस जारी होने के बाद जमा की जाएगी। इसमें पैसा नहीं फंसेगा और राहत भी मिलेगी। पत्थरबाजी और उपद्रव के आरोप में जेल में बंद बॉबी पवार समेत 13 आरोपियों में पुलिस फिर से जानलेवा हमले की धारा 307 बढ़वाने की तैयारी में है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी के वक्त कोर्ट ने धारा 307 की जगह 324 मानी थी। मंगलवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियोजन ने फिर धारा 307 बढ़ाए जाने की मांग की। इस पर अब बुधवार को सुनवाई होगी। बॉबी समेत 13 आरोपी युवाओं की जमानत के लिए 11 फरवरी को सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी गई थी, जिसमें परीक्षा को आधार बनाकर 6 युवाओं को जमानत मंजूर कर दी गई। इन युवाओं ने बेल बॉन्ड नहीं भरा और सभी की जमानत पर अड़ गए।